नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या भूमि विवाद मामले में होगी मध्यस्थता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आदेश, 3 सदस्यीय पैनल का गठन। फैजाबाद में 1 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। 4 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट और प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 हफ्ते का समय। मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। कांग्रेस के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी जारी की 6 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से मैदान में। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित सरकार। वाराणसी में राष्ट्रीय आजीविका सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, सेना में स्थायी कमीशन समेत महिला सशक्तिकरण को लेकर लिए कई अहम फैसले। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की रखी आधारशिला। बैलेंस फॉर बेटर थीम के साथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है। भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों को दी शुभकामनाएं। 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का भारत कोस्टा रिका के बीच व्यापार तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जोर। पराग्वे के बाद कोस्टा रिका पहुंचने पर बिजनेस फोरम को किया संबोधित। कानून, लोकतंत्र, सतत विकास और शांति में योगदान के लिए यूनिवर्सिटी फॉर पीस डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री से आज करेगी सम्मानित। अयोध्या भूमि विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में साफ है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत 3 सदस्यीय पैनल भी गठित कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस FM कलीफुल्लाह इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। समिति के अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। कोर्ट ने फैजाबाद में ही मध्यस्थता को लेकर 1 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जब तक बातचीत का सिलसिला चलेगा, पूरी बातचीत गोपनीय रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए बने पैनल को प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस मामले में मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया इन कैमरा होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस कलीफुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। ये मामला फैजाबाद में होगा। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को, इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। और इस फैसले पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह श्योरान से। रविंद्र, ये समझना चाहेंगे आपसे कि कोर्ट में क्या कुछ बातें सामने रखी गई मध्यस्थता को लेकर? क्या सभी पक्ष तैयार थे? क्या कुछ हुआ आज? जी देखिए अभिलाषा, आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो मसला है इस पर अपना आदेश सुनाने भर के लिए जो है आज की हियरिंग रखी थी और जैसे ही सुबह कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश अपना पारित किया। जिस आदेश के तहत जो पैनल गठित किया गया है, जिसमें 3 नाम हैं, जस्टिस कलीफुल्लाह उसके अध्यक्ष रहेंगे और इस पैनल को 1 सप्ताह के भीतर अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। 4 सप्ताह में जो कार्रवाई हुई है उसकी डिटेल जानकारी रजिस्ट्री में यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दे देनी है और 8 सप्ताह का वक्त जो है दिया गया है कि जो प्रोग्रेस है, कितना नेगोशिएशन चलती हैं। देखिए ये एक मीडिएशन का मामला है। मीडिएशन जो है भारतीय जो कानून है CPC ये बोलता है कि अगर मीडिएशन में कई मुख्तलिफ पक्ष हैं और वो सब सहमत नहीं है तो बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट को इस बात का या किसी भी कोर्ट को इस बात का अख्तियार है कि वो
किसी संबंधित मसले को मीडिएशन के लिए भेज सकता है। सभी पक्षकारों का इस पर सहमत होने की जरूरत नहीं है। तो उसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सदस्यों की पैनल गठित किया है, अब ये जितने पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाकर्ता में आए हैं उन लोगों से बातचीत करेगा। ये जो नेगोशिएशन कब सिर्फ इसमें रहता है, मीडिएशन जो है उसमें किसी तरह के सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और महिला दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं उसी से जुड़ी खबरें। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वाराणसी में राष्ट्रीय आजीविका सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी और आशीर्वाद नए भारत के नए संस्कार गढ़ने में बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं गांव में हो या शहर में उन्हें उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी सरकार द्वारा लिया गया है। सैन्य सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का फैसला लिया गया है। 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ये कानून नहीं है जो हमने किया है। 26 हफ्ते मतलब आधा वर्ष मां अपने नवजात बच्चे के साथ 6 महीने अब गुजार पाएगी। उसको नौकरी के लिए नहीं जाना होगा, सरकार उसकी चिंता करेगी। रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, इसलिए हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए दफ्तर में क्रैच की भी व्यवस्था का नियम बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें महिलाओं के नाम घर की रजिस्ट्री कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। तो दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस साल भी खास थीम बैलेंस फॉर बेटर के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार महिला दिवस पर जेंडर बैलेंस को बनाने के लिए थीम का चुनाव किया गया है। हर साल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसी तरह की थीम को चुना जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में महिलाओं के सम्मान में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गूगल ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गूगल डूडल बनाया है। इस डूडल में एक स्लाइड शो के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में महिलाओं से जुड़े प्रेरणादायक कोट्स लिखे गए हैं। इसमें एक हिंदी का कोट भी शामिल है जिसमें लिखा है कि हम इतने अनमोल हैं कि निराशा कभी हमारे दिलो दिमाग में नहीं आनी चाहिए। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्ण रूप से महिला चालक दल वाली 12 अंतर्राष्ट्रीय और 40 से ज्यादा घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगी। मध्यम और लंबी दूरी की 12 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चालक दल में केवल महिलाएं होंगी। इसके अलावा घरेलू मार्गों पर 40 से ज्यादा उड़ानों के फेरे का परिचालन पूरी तरह से महिला दल के हाथ में होगा।
इस मौके पर भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत और विश्व की समस्त महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज और आधार और परिवार एवं राष्ट्र की प्रेरणा स्रोत होती हैं। आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जिसमें हर महिला और बेटी को सम्मान का अवसर सुनिश्चित हो सके। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर ट्वीट कर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक सभ्य समाज की पहचान बालिकाओं और महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और उन्हें उपलब्ध अवसरों से होती है। बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। सशक्त, सुशिक्षित बेटी परिवार और समाज के उत्कर्ष को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समाज में महिलाओं के मर्यादा का सम्मान किया जाएगा। एक नागरिक के रूप में उनके विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आदर किया जाए और राष्ट्रीय जीवन में उनके योगदान के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी ट्वीट कर इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि महिलाएं परिवार, समाज और हर इकाई की नींव हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद संभालने के बाद महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, रोजगार और विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में भारत में महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण करेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक विशेष समारोह में 2018 के लिए ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए अथक सेवा करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को पुरस्कृत करता है। इस साल मंत्रालय को करीब 1000 नामांकन मिले थे और इनमें से 44 प्रविष्टियों को पुरस्कार के लिए चुना गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे और आइए देखते हैं उसी से जुड़ी कुछ अन्य खबरें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास रखा। उन्होंने पहले मंदिर में विशेष अनुष्ठान और दर्शन पूजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मां गंगा को सीधे बाबा भोलेनाथ से जोड़ दिया गया है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे भोले बाबा के दर्शन करने आ सकेंगे। पिछले कई सालों से भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की, सभी ने अपनी अपनी चिंता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चारों तरफ से दीवारों में घिरे भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद थे। एक सपना था और आप देख रहे हैं यहां जो मॉडल रखा है और ये फिल्म में जो आप देख रहे हैं, अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ महादेव, ये भोले बाबा का स्थान करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। प्रधानमंत्री वाराणसी से कानपुर जाएंगे, जहां करीब 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कानपुर से ही वीडियो लिंक के जरिए लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण के तहत हुए निर्माण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन को वीडियो लिंक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आगरा मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और
पीएम पावर प्लांट की 660 मेगावाट की विद्युत उत्पादन और वितरण की इकाई का लोकार्पण करने के साथ ही आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी भी देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गाजियाबाद में मेट्रो के दिलशाद गार्डन, शहीद स्थल और हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज गाजियाबाद का भी दौरा करने वाले हैं। गाजियाबाद और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लिए हिंडन एयरपोर्ट बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल का आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लिए 8 मार्च 2019 की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जाएगी, क्योंकि इसी दिन गाजियाबाद को डोमेस्टिक एयरपोर्ट और उसके साथ साथ मेट्रो की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक तरफ गाजियाबाद को एक और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सौगात देंगे, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में ही मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के पास ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया गया है, जबकि नई मेट्रो दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद नए बस अड्डे तक जाएगी। 8 मार्च 2019 का दिन गाजियाबाद के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। जी हां, इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट को जनता के लिए समर्पित करेंगे और इसका उद्घाटन कर विधिवत ये लोगों के लिए खुल जाएगा। फिलहाल इस वक्त हम हिंडन एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा पूरी तरीके से ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ ही घंटे बाद यानी कल तकरीबन 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने जो पंडाल दिख रहा है, यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले गाजियाबाद की जनता के लिए हिंडन एयरपोर्ट और मेट्रो की सौगातों को बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि गाजियाबाद को डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलने से उसे एक अलग पहचान तो मिलेगी ही, वहीं व्यापार के नजरिए से गाजियाबाद को इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट निर्माण के बाद ट्रांसपोर्ट उद्योग में इजाफा होगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सौगात मिलने से गाजियाबाद की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। अब गति होगी, जो स्पीड आएगी वो स्पीड बढ़ जाएगी, ग्रोथ की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद से अभी मेट्रो कनेक्ट हो चुकी है और ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट भी अब चालू होने वाला है। तो अब एक तो ये है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा है, हम ईजिली गाजियाबाद से अब दिल्ली से कनेक्ट हो पाएंगे। और बदलाव तो काफ़ी अच्छा है, मतलब जो मेट्रो आ जाएगी तो जो लोग ऑटो में सफ़र करते हैं अब वो मेट्रो से सफ़र करेंगे, और जो इतना मतलब काफ़ी बेटर है। गाजियाबाद और दिल्ली में बिल्कुल भी दूरी नहीं रहेगी, जो हमारे घंटों लगते थे आने और जाने में, वो टाइम बिल्कुल हमारा बचेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था से लेके और हमारी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही बढ़िया है ये स्टेप। शुभकामना है मोदी जी को कल कि वो अपने रीजन में ही अच्छे सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं। 8 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के बाद 15 मार्च से यहां से उड़ने वाले विमानों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो, जेट एयरवेज और विस्तारा एयरलाइंस के अधिकारियों ने हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण भी पूरा कर लिया है। एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहली उड़ान कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट के लिए होगी। शुरुआत में 1 या 2 उड़ान ही टर्मिनल से होगी। उड़ान शुरू होने के बाद धीरे धीरे एयरलाइंस अपनी फ्लाइट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल पर शिफ्ट करेंगी। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी योजनाओं के साथ गाजियाबाद की जनता के लिए सपना सा लगता है। कभी सोचा भी नहीं था कि डोमेस्टिक एयरलाइंस कभी हिंडन एयरफोर्स के यहाँ से प्रारंभ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में 1957 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जबकि 30,556 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गाजियाबाद को डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलने से इसको नई पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी को भी बल मिलेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद यहाँ के ट्रांसपोर्ट उद्योग को भी काफ़ी मात्रा में बल मिलेगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, गाजियाबाद। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के प्रचार अभियान का जायजा लिया जाएगा।
2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विभिन्न मुद्दों पर मंथन करेगा ताकि आने वाले दिनों में पार्टी के एजेंडे को लेकर चुनाव प्रचार अभियान को तेज किया जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुने हुए भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। विदेश नीति पर किस विषय पर उनकी क्या भूमिका थी, वो आज भी उसका अध्ययन करने के लिए वो संकलन अब तो नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा सरल है ढूंढ पाना। नहीं तो पुस्तकों में तो पहले भी वो उपलब्ध रहते थे। और भविष्य के नीति निर्माण में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। भाषण तो सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति देता है, लेकिन कई भाषण ऐसे होते हैं जो देने वाले को बहुत आनंद आता है, सुनने वालों को बहुत तकलीफ होती है। और कई भाषण ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों की याद का एक हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो कुछ लोगों के लिए तो बड़ी सरल सुविधा होती है, जो बना बनाया भाषण आया उसको पढ़ दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक आज से ग्वालियर में शुरू हो गई है, जो रविवार तक चलेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले हो रही इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान में चल रहे तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में पूरे देश के प्रत्येक प्रांत से संघ के करीब 1500 निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आरएसएस के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च सभा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके अलावा पुलवामा आतंकी हमले और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले और पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन का मुद्दा सुर्खियों में है। कांग्रेस के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को भी प्रत्याशी बनाया गया है। मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने इस लिस्ट को जारी किया। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के अलावा बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, इटावा से कमलेश कठेरिया, रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल और बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कोस्टा रिका पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यहां बिजनेस फोरम को संबोधित किया। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बदलते हुए विश्व परिदृश्य में कोस्टा रिका और भारत के बीच राजनीतिक संबंध बेहतर हो रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एक उज्जवल साझा भविष्य के लिए हम परस्पर सहयोग को और बढ़ाएं। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। भारत में मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसकी वजह से निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। India is the largest democracy in the world and we have a successful parliamentary system in our country. India has made significant progress in various fields, especially in those pertaining to high engineering skills,
and science and technology. With a GDP of US $2.6 trillion, India is today the 6th largest economy in the world, which is growing every year at the robust rate of around 7.5%. In 2008, India became the 4th country in the world to send a vehicle to the moon in the very first attempt. That too at an economical cost of US $60 million. India today manufactures everything from satellite, light combat aircraft, missiles, cars, and other major high technology industrial products. Although we have an immense population of more than 1330 million, our huge human capital is a national asset. As unlike many other economies, India has one of the youngest populations in the whole world. We also have the 3rd largest pool of technical manpower and experts in the world. All these aspects, coupled with our immense middle-class market of 300 to 350 million persons, institutionalized economic and financial process, fostered under a stable democratic governance system, which are subject to critical review by an independent judiciary and a free and investigating media, positions in India as a unique destination for international trade and business. तो उपराष्ट्रपति ने आज बिजनेस फोरम को संबोधित किया। वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजकमल राव। राजकमल, बिजनेस फोरम में उपराष्ट्रपति का जोर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर रहा है। इसके अलावा और क्या खास बातें रहीं? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने लैटिन अमेरिका के 2 देशी दौरे में आज कोस्टारिका पहुंचे। कोस्टारिका के बिजनेस समुदाय को उन्होंने संबोधित करते हुए भारत की राजनीति में और भारत की सरकार के द्वारा किए गए निवेश को बढ़ाने के किए गए फैसलों के बारे में उनको जानकारी दी और कोस्टारिका के निवेश और कोस्टारिका और इंडिया के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सुझाव दिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को कल यूनिवर्सिटी फॉर पीस द्वारा एक ऑनररी डॉक्टरेट दिया जाएगा। ये उनके किए गए काम और उनके कंट्रीब्यूशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये देने वाला एक नया गौरव है। भारत का उपराष्ट्रपति का दौरा ये पहली बार हो रहा है कोस्टारिका में। कोस्टारिका में भारत का दूतावास नहीं है और स्पेस टेक्नोलॉजी, खेती और एग्रीकल्चर टूल्स के अलावा निवेश बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में उपराष्ट्रपति चर्चा करेंगे कोस्टारिका के प्रेसिडेंट के साथ। चलिए राजकमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें उपराष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।